हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में जो है तो हम 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। तो देखिए, ये पेपर हुआ था 23 फरवरी 2014 को। तो चलिए 23 फरवरी 2014 का 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण विधि के हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो आइए इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित। अब यहाँ देखिए व्याख्या कि अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया। जन्मजात अभिप्रेरणा, जिसको हम कहते हैं भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि, ये अप्रेरणा जो है तो जन्मजात अप्रेरणा है। उसके बाद अर्जित अप्रेरणा देखिएगा, सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि। इस प्रकार थॉम्सन ने भी अप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया। स्वाभाविक अप्रेरणा जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना, कृत्रिम अप्रेरणा में जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड आदि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात तथा अर्जित। यानी अप्रेरणा का वर्गीकरण 2 तरह से होता है, पहला है जन्मजात तथा दूसरा है अर्जित। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि सीखने की प्रक्रिया, देखिएगा यहाँ पे, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कैसा हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। तो देखिए कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण ये सभी हो सकता है, यानी सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ देखिए व्याख्या में कहा जा रहा है कि जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक होता है, तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। और यह स्थानांतरण कई प्रकार का हो सकता है: सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण और ऊर्ध्व स्थानांतरण तथा द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, यानी इस जो है सभी तरीके से हो सकता है: सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, क्षैतिज, ऊर्ध्व, द्विपार्श्विक। ठीक है, तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। यानी ऐसा कौन सा मत है जो कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा मत जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो देखिए, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में व्याख्या करता है गेस्टाल्टवाद मत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पे कि सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके अनुसार व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और फिर वह अपनी सूझ और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो पहला वाला ऑप्शन है विलियम जेम्स, सेकंड है स्किनर, थर्ड है एबिंगहॉस तथा ऑप्शन नंबर 4 है बार्टलेट। तो किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो देखिए, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था एबिंगहॉस ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया और सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को कहा। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एबिंगहॉस। ध्यान रखिएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम किसने दिए हैं? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने? तो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं। तो देखिए, सीखने के नियम दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। अब सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। यह यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था, जिससे उन्हीं के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। और थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए थे, जो हैं तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम।
अब मान लीजिए थार्नडाइक ने कितने जो है मुख्य नियम दिए हैं, तो 3 दिए हैं। अब गौड़ नियम पूछा जाता है तो थार्नडाइक ने 5 गौड़ नियम दिए थे। तो सीखने के नियम दिए हैं किसने? थार्नडाइक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीखना है तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है और व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी है। तो सीखना ये सभी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को हम क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता। तो देखिएगा कि शारीरिक वृद्धि और विकास को हम कहते हैं अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि यानी हम ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत ही होता है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है और यह कथन दिया गया है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवी के द्वारा, गिलफर्ड के द्वारा, क्रूज के द्वारा या रॉस के द्वारा। तो देखिए, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है और यह कथन दिया गया है रॉस के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सबसे सही कथन, सबसे सर्वोत्तम कथन जो है तो ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोविज्ञान का जाहिर सी बात है केंद्र बिंदु बालक ही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? शीघ्र पुनः स्मरण भी है, शीघ्र पहचान है तथा शीघ्र अच्छी धारणा भी है। तो देखिए, अच्छी स्मृति की ये सभी विशेषताएं होंगी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्मृति एवं क्षमता जिसके सहारे उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं तथा व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। और अच्छी स्मृति की निम्न विशेषताएं हैं, शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान, अच्छी धारणा और समायोजन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय है, स्नेह तथा प्रेम है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखिए, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे ही हम संवेग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोशन कहते हैं। यहाँ पे ई का अर्थ अंदर से तथा मोशन का अर्थ होता है गति, अतः अंग्रेजी इमोशन शब्द का अर्थ आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देने से है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, तो देखिए इसमें कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो देखिए, कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। जन्म से ही बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है एवं कालांतर में उनमें से कुछ के व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में करने लगता है। और इसी प्रकार कौशल या किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था भी अनुकरण ही है। अनुकरण के माध्यम से ही वह कई प्रकार की कौशल सीख लेता है। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? अनुकरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है विने साइमन ने। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रतिपादन विने के द्वारा किया गया। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके आधार पर बालकों को मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार 1905 में विने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विने एवं साइमन ने किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है।
तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, या ये सभी है? तो देखिए शैशवावस्था के लिए सर्वोत्तम विधि जो होगी, तो शैशवावस्था के लिए सर्वोत्तम विधि देखिए 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, और इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, किंडरगार्टन विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति वर्तमान समय में प्ले वे स्कूल में अपनाई जाती है। तो यहाँ देखिए कि शैशवावस्था की सर्वोत्तम विधि तो ये सभी होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि बाल विकास में, तो बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है, या फिर उपरोक्त सभी पर? तो देखिएगा यहाँ पे कि बाल विकास में जो है तो प्रक्रिया पर भी बल होता है, और वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल होता है, और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि बाल विकास में बाल विकास की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी किया जाता है, और वंशानुक्रम का विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी किया जाता है, और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, तथा वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी व्याख्या देख लीजिएगा, यहाँ दिया गया है, देखिए। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रहता है का सिद्धांत किसने दिया है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत तो किसने दिया है? लेमार्क ने, हैरिसन का है, डार्विन का है, या मैकडूगल का है? तो देखिए यहाँ पे कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत इसे दिया है डार्विन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, और क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा माप किया जाता है। तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा किस चीज़ का माप किया जाता है? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, या फिर अभिक्षमता का? तो यहाँ देखिए कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा माप किया जाता है सामान्य बुद्धि का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सामान्य बुद्धि का मापन बिने साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया गया था, और 1905 में बिने साइमन नामक 2 मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 1905 में। अगला क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, ये या फिर ये सभी? तो देखिएगा यहाँ पे कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं, यानी शारीरिक कारक जो है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, तो ये सभी हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए कि संवेगात्मक विकास का तात्पर्य व्यवहार से या फिर व्यवहार में परिवर्तन से है। जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उसी के अनुसार बालक अपने संवेग को प्रदर्शित करता है। संवेगात्मक विकास कई प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होता है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, परिस्थिति आदि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिएगा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसने दिया है? पहला वाला ऑप्शन है हरलाक का है, सेकंड है टी.पी. नन का है, थर्ड है मैकडूगल का है, तथा ऑप्शन नंबर डी है रास का है। तो यहाँ देखिए
कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हरलाख का। यानी ये कथन दिया है हरलाख ने। अब देखिए यहाँ पे, हरलाख प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम के किस प्रकार पड़ता है बताया। हरलाख के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरलाख। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या फिर वैयक्तिक समायोजन। तो देखिएगा कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ जो है तो वो है व्यवहार में परिमार्जन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि वाणी दोष नहीं है। तो वाणी दोष क्या नहीं है? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। तो देखिए अस्पष्ट उच्चारण जो है ये वाणी दोष है। धीमी या तेज गति से बोलना या हकलाना, तो ये भी वाणी दोष है। और तीव्र अस्पष्ट वाणी, तो ये भी वाणी दोष है। लेकिन बी जो है तो ये वाणी दोष नहीं है। धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने की मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन या उपरोक्त सभी। तो देखिए कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ व्याख्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनिक और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हम लोगों को एकता की ओर ले जा सके। प्राथमिक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा देने की कई विधियां होती है। सर्वोत्तम विधि मुख्य है महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना, मूल्यों के महत्व को बताना और अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के व्यवहार पे मूल्य स्थापन। अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। यहाँ देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो आइए देखिए कि मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ देखिए कि मूल्य का तात्पर्य मानव जीवन के सकारात्मक गुण जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे नैतिक आचरण, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदि। लेकिन एन केन प्रकारेण धनार्जन अनैतिक हो सकता है, अतः यह मूल्य नहीं बल्कि दोष है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? सामाजिक आर्थिक है, मनोवैज्ञानिक शारीरिक है, सामाजिक राजनीतिक है या फिर मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक है। तो देखिए कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। देखिए यहाँ पे मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है और इन दोनों गुणों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति से व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो सकता है। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप मनोवैज्ञानिक शारीरिक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण जो होता है तो वो आत्म केंद्रित, यानी ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं तथा बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में इन्हें कठिनाई महसूस होती है और ऐसे लोग निराशावादी भी होते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार जो होता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है।
अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं और ऐसे व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से समायोजित कर लेते हैं और ऐसे लोग आशावादी होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। अब आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे या मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? तो देखिए, एक कक्षा 4 का बच्चा है जो कि सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो एक शिक्षक होने के नाते स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बालक के चिंतित एवं कुंठाग्रस्त होने पर अध्यापक को चाहिए कि सर्वप्रथम बालक से बातचीत करके उसके कारण का पता लगाए, फिर उसका निराकरण करने के लिए प्रयास करे। अर्थात इस अवस्था में अध्यापक को परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा, अब इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि का सबसे आखिरी क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, 30वां क्वेश्चन ये है। तो देखिए, सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन करिएगा कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो भाषा विकास का सिद्धांत क्या नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत? तो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए, व्याख्या दिया गया है कि भाषा विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें बालक अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त कर सके, और भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं। पहला है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। और अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है, तो ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।